राहु और केतु का क्या रोल है नवमांश में, और सैटर्न का भी, क्योंकि इन्हें थोड़ा स्कैरी प्लैनेट माना गया है। मैंने ये देखा है कि अगर सैटर्न एग्जॉल्टेड है नवमांश में या फिर लग्नेश होके भी एग्जॉल्टेड है लगन कुंडली में, तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी देता है। सर, नवमांश में जेमिनी के कौन से राजयोग बनते हैं और वो कैसे चेक होंगे? देखिए, जेमिनी के राजयोग जो होते हैं वो होते हैं आत्मकारक, अमात्यकारक, आत्मकारक पुत्रकारक, आत्मकारक पंचमेश, आत्मकारक दाराकारक, और यही चीज नवांश में भी देखी जाती है। सर, नवांश का फर्स्ट हाउस क्या बताता है? यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी है। हाँ। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि वो आपका स्पाउस का को दर्शाता है, बट ये बहुत नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज के इस डिस्कशन में मैंने D9 चार्ट, नवमांश कुंडली के कुछ सीक्रेट्स डिस्कस किए हैं। देखिए, नवमांश को लेकर बहुत डाउट होता है लोगों के मन में। ये तो हमें बताया ही जाता है कि आपके विवाह का चार्ट है ये, लेकिन सिर्फ विवाह का चार्ट नहीं है, आपके D1 का एक्सटेंशन है। आज के मेरे गेस्ट ने कहा है कि अपने D1 की स्ट्रेंथ आप D9 से चेक कर सकते हैं, विवाह तो चेक कर ही सकते हैं। तो क्या सीक्रेट रूल्स हैं नवमांशा के, क्या सीक्रेट कोड्स हैं, कौन से राजयोग बन रहे हैं, वेल्थ कैसे दिखाएगा, लक एक्टिवेशन कैसे होगा, उसके क्या रूल्स हैं। साथ ही साथ कुछ जेमिनी के कॉन्सेप्ट्स की भी बात की है। जैसे जब नवमांश की मैं बात करूं तो अगर मैं जेमिनी से उसे एसोसिएट करूं तो दाराकारक, जो कि आपके स्पाउस को शो करता है, उसकी क्या प्लेसमेंट होनी चाहिए D9 में। आज मैंने ये सब बात की है कि आपको अपने नवमांश को कैसे डिकोड करना है एक्चुअली, इस पर हम बात करेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके नवमांश का लग्न लॉर्ड क्या है, क्या वो एग्जॉल्टेड है, क्या वो डेबिलिटेटेड है, कौन से हाउस में बैठा है, ये भी मैंने बात की है। नवमांश का लग्न लॉर्ड हर हाउस में D9 में जहाँ बैठता है वो कैसे रिजल्ट्स देता है, कैसा स्पाउस देता है। सो इट्स अ वेल राउंडेड पॉडकास्ट। सो लेट्स डाइव डीप इनटू टुडेज वंडरफुल डिस्कशन। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए मेरे साथ एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर जुड़े हैं एंड ही हैज़ बीन अ टीचर सिंस लास्ट 25 ईयर्स और रिसर्चर भी हैं वो। लेट्स वेलकम दीपक बसारिया जी ऑन स्पीकिंग ट्री। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू, नाइस टू बी हियर। प्लेजर सिटिंग विद यू। और आज इस डिस्कशन में मैं नवांश यानी D9 चार्ट के सीक्रेट्स पर बात करूंगी। तो सर, हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि एग्जैक्टली D9 को डिकोड कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होता है कि लोग कह देते हैं कि D9 मेरे पार्टनर का चार्ट है, तो उन्हें लगता है कि जो D9 का फर्स्ट हाउस है वो भी पार्टनर का है, जो 10th हाउस है वो भी पार्टनर का है। तो एग्जैक्ट स्टोरी क्या है? देखिए, D9 बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है, जो बृहद पराशर होरा शास्त्र पे ऋषि पराशर ने जो लिखा है कि D9 चार्ट को देखना चाहिए प्लैनेटरी स्ट्रेंथ को एसेस करने के लिए, टू गेज द प्लैनेटरी स्ट्रेंथ। अब आपका D1 में अगर कोई प्लैनेट डेबिलिटेटेड है और नवांश में जाके एग्जॉल्टेड हो गया तो उसको बेहतर समझते हैं। सर्वात चिंतामणि जैसे ग्रंथ में लिखा है कि अगर आपका D1 में कोई ग्रह नीच का है, नवांश में उच्च का हो गया, वो बेहतर है कि आपका D1 में उच्च का है, नवांश में नीच का हो गया। तो इट इज अ रिफाइंड वर्जन। ओके, एक डीपर लेंस से उसे समझने का तरीका, वो मतलब उसको कहते हैं कि द फाइनल चार्ट। तो इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हम लोग कहते हैं कि 3.5 नंबर अगर आप D1 चार्ट को देते हैं तो कम से कम 3 नंबर नवांश को दीजिए। इतना इम्पोर्टेंट है। And you should not, start giving prediction just based on the D1 chart. नवांश को हमेशा रेफर करना है। हमने जितने भी आर्टिकल्स लिखे हैं, पिछले 30 साल से लिख रहे हैं, पब्लिश हो रहे हैं, जितनी बुक्स के.एन. राव साहब ने लिखी हैं 50 जितना, तो बिना नवांश के कोई कुंडली एनालाइज नहीं करी है। इट इज सो इम्पोर्टेंट। सर, नवांश का फर्स्ट हाउस क्या बताता है? देखिए, नवांश का फर्स्ट हाउस योर सेल्फ, यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी है। हाँ। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि वो आपका स्पाउस का को दर्शाता है, बट ये बहुत हम लोगों ने क्लैरिफाई भी किया है और यूज भी करते हैं, और एक रिसर्च बेस्ड एस्टैब्लिश्ड चीज़ है, पैरामीटर है कि हमको अगर फर्स्ट हाउस से हम सेल्फ के बारे में पर्सनालिटी ट्रेट्स वगैरह देखते हैं तो हमारे को नवांश के भी फर्स्ट हाउस से वही देखना चाहिए।
ओके। 7th हाउस जो होता है वो स्पाउस का होता है, नवांश में भी। नवांश में भी और बर्थ चार्ट में भी, दोनों में वो स्पाउस का चार्ट होता है और उससे स्पाउस के बारे में देखा जाता है, स्पाउस कैसा रहेगा। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो मैं एक थंब रूल की तरह लोगों को बताता हूँ कि अगर आपका 5th हाउस और 7th हाउस is associated with benefics like Venus, Jupiter, Moon, Mercury also. In D1 chart? D1 chart and to an extent in D9 chart also, तो आपकी शादी अच्छी होगी। अगर मेलेफिक से एसोसिएटेड है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा संदेह होना चाहिए कि मैरिज की और पैरामीटर्स मैं देख लूँ, उसके बाद एक असेसमेंट दूँ। बट एक रूल जो मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ कि 5 और 7 हाउसेस, इफ दे हैव बेनिफिक्स and their lords are well placed, तो मैरिज अच्छी होगी। इतना जरूरी नहीं है, अगर देखें मान लीजिए आपका सप्तम भाव जुपिटर का भाव है, पंचम भाव वीनस का भाव है या सप्तम भाव वीनस का है, तो ये शादी अच्छी रहती है, ये 90% केसेस में लगता है। ये रूल नंबर 1 है। आप अपने चार्ट में मैच कीजिए कि D1 में आपके सौम्य ग्रहों के, अच्छे ग्रहों के इफेक्ट 5th और 7th पर हैं और D9 में भी अगर हैं तो वो उसे क्लैरिफाई कर रहा है। सो दिस इज रूल नंबर 1 जो हमने सीक्रेट्स की बात की, पहला सीक्रेट है। पहला ये है थंब रूल, जिसको मैं बोलूंगा कि एक झलक आप देख लीजिए और बताइए आपकी शादी कैसे रहेगी, तो ये आपको नजर आना चाहिए। ये दिस हैज बैकिंग ऑफ द शास्त्रास आल्सो। वहां पे भी यही बात कही गई है, पर इतनी स्पष्ट नहीं है, इतनी क्लैरिटी से नहीं कही गई जितने मैं बता रहा हूं, पर ये मैंने रिसर्च बेस्ड एक पैरामीटर है। जी सर, सीक्रेट नंबर 2 क्या होगा? सीक्रेट नंबर 2 होगा कि आपके दशा है वो दर्शाती है कि आपका, देखिए मैरिज जो फेज होता है मैरिज का, मैं बताता हूँ 25 साल से ज़्यादा नहीं होता है। तो 25 साल में आपकी कौन सी दशा आ रही है, आपकी बृहस्पति की आ रही है, शुक्र की आ रही है, अच्छे ग्रहों की आ रही है, तो वो भी एक एडेड एक तरह से सपोर्ट होता है फॉर गुड मैरिज। एंड ऑल्सो इफ देयर इज अ बैड दशा तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स, या वो प्लैनेट बैडली प्लेस्ड है 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में मेलेफिक है, तो वहाँ पे परेशानी होने की संभावना होती है। और तीसरा चीज़ जो होता है ट्रांजिट हम देखते हैं, जैसे हम कहते हैं जुपिटर का ट्रांजिट हो गया 7th हाउस में, शादी देगा, या 7th हाउस ऑफ नवांशा में आ गया तो शादी होने की संभावना उस एक साल में बहुत अधिक हो जाती है। उसके अलावा हम एक विवाह सहम बनाते हैं, लग्नेश जो फर्स्ट लॉर्ड है और 7th लॉर्ड है, उसके लॉन्गिट्यूड्स को ऐड करके जब जुपिटर वहाँ पे आएगा तो विवाह होने का समय आ जाता है। हम देखते हैं केतु से गिनती करते हैं 1 2 3 4, जहाँ पे केतु का स्वामी बैठा है वहाँ से 7th और 1st में जब गिनती आएगी वो ईयर हो जाता है मैरिज का। तो ऐसे छोटे छोटे स्नैपशॉट मेथड्स हैं, वो भी वर्क करते हैं, तो ये मैरिज में अक्सर यूज़ किए जाते हैं और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। सर, नवांश में राजयोग कैसे दिखते हैं? कौन सा प्लैनेट कैसे राजयोग बनाएगा नवांश में और कब वो एक्टिवेट होंगे? देखिए राजयोगों के लिए तो बर्थ कुंडली में बताए गए हैं, कहीं कहीं राजयोग जो बताया नवांश में ये स्थिति हो, पर डेफिनेटली नवांश लगन जो होता है वो क्या है, जब तक आपका एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो ये अक्सर देखा गया है कि नवांश में लगन में कोई फर्क आ जाता है, तो हम अपने प्रेडिक्शन बेस नहीं करते। पर अगर कोई ग्रह अच्छा है लगन कुंडली में और अच्छा है नवांश में, तो एक 100% या 90% हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छे फल देगा। राजयोग जो है हम नवांश में भी देखना चाहिए कि आपका पंचमेश कहाँ पे है, पंचमेश चतुर्थ के साथ जो 4th लॉर्ड 5th लॉर्ड का एसोसिएशन है, 9th 10th का एसोसिएशन है, तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए हमको। तो राजयोग भी है नवांश में और कंफर्मेशन होता है, जो लगन कुंडली का राजयोग है वो नवांश कंफर्म कर देता है, और नवांश में जो अच्छे योग होंगे वो अच्छी मैरिज को दिखाता है। सर, सिंस आपने ये क्लियरली बताया कि नवांश का जो फर्स्ट हाउस है वो आपका ही हाउस है, बट सिंस वो 7th को भी देख रहा है, तो यहाँ से मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब नवांश का लग्न लॉर्ड हर हाउस में बैठता है तो वो कैसे रिजल्ट देगा? तो हम फर्स्ट हाउस से ही स्टार्ट करते हैं कि नवांश के फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में ही बैठा हो तो वो आपकी पर्सनालिटी कैसे बनाएगा और आपकी मैरिज को कैसे अफेक्ट करेगा, उस पर बात करते हैं।
देखिए बहुत अच्छा है आपकी पर्सनालिटी के लिए, और लगन लॉर्ड अगर सप्तम भाव को भी देख रहा है तो और भी अच्छा है, सप्तम मैरिज के लिए, तो मैरिज के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। चाहे वो क्रूर ग्रह हो चाहे सौम्य ग्रह हो। चाहे क्रूर ग्रह हो, अगर अपनी राशि में जो ग्रह होता है वो अच्छा है और लग्नेश की दृष्टि अच्छी होती है। सर अगर इसी से वो सेकंड हाउस में चला जाता है तो कैसे? सेकंड हाउस में धन के लिए अच्छा होता है, जैसे कि अब इंडिविजुअल के लिए, और मैरिज के लिए जो जहाँ पे लग्नेश जाएगा वो अच्छा ही करेगा, तो कुटुंब भाव जो मैरिज से रिलेटेड होता है उसके लिए अच्छा होगा। सर इसी से अगर थर्ड हाउस में जाता है थर्ड हाउस पराक्रम का भाव है, तो पराक्रम के लिए अच्छा होगा। थर्ड हाउस के लिए अच्छा ही बताया गया है, लग्नेश का थर्ड हाउस में जाना अच्छा है सेल्फ के लिए। और अगर मान लीजिए बृहस्पति है तो सप्तम भाव को भी दृष्टि दे रहा है, तो मैरिज के लिए भी बहुत अच्छा सिद्ध होगा। और नाइन्थ हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो उसमें आपका जो भाग्य है उसके लिए भी अच्छा होगा। जहाँ जहाँ जो लग्नेश है नवांश का वो देखेगा तो उस भाव के लिए अच्छा ही करेगा। सर इसी से अगर फोर्थ हाउस में जाता है तो वो आपकी मदर को बताएगा या आपके पार्टनर की मदर को बताएगा? देखिए फोर्थ हाउस जो हो जाता है वो स्पाउस का 10th हाउस हो जाता है। अगर फोर्थ लॉ 7th हाउस और लग्नेश अगर फोर्थ हाउस में आ गए, फोर्थ हाउस होता है मतलब आपको लग्नेश अगर आ गया तो आपको वाहन भी मिलेगी, घर भी मिलेगा, घर का सुख भी मिलेगा, माता पिता भी अच्छे होंगे, तो वो सब का को संभालता है लग्नेश फोर्थ हाउस में जाके। और यही जो है पार्टनर का 10th हाउस होता है। तो अगर ये अच्छा है तो यहाँ पे कुछ पार्टनर के साथ आप सहयोग करके या पार्टनरशिप करके मैरिज पार्टनर के साथ कुछ काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ओके सर इसी से अगर फिफ्थ हाउस में जाता है लग्न लॉर्ड? फिफ्थ हाउस में जब जाता है तो फिर वो अच्छा ही है संतान के लिए, मानसिक रूप के लिए, मानसिकता के लिए, मेंटल इंक्लिनेशन जिसे कहते हैं। और वो हो जाता है स्पाउस के लिए 11वां भाव, लाभ का भाव जी। तो वहां पे अच्छा होगा। पार्टनर का अगर लाभ देखना है तो वो फिफ्थ हाउस से दिखेगा आपके चार्ट में। बिल्कुल, एल्डर ब्रदर, सिस्टर, लाभ, ये सारी चीजें 11th हाउस से आ जाएंगी, फिफ्थ हाउस से आ जाएंगी जो पार्टनर का 11th हाउस है। जी। इसी से अगर वो पहले दुष्टान में जाता है, सिक्स्थ हाउस में जाता है तो कैसा? देखिए 6th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता है, जो कहा गया है लग्नेश के बारे में 6, 8, 12 में अच्छा नहीं है, बाकी भावों में अच्छा है। पर आजकल ये भी कहा जाता है 12वें घर में चला गया तो विदेश जा रहे हैं आप, फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपेंडिचर, अच्छा, ये सारी चीज़ें भी आ जाती है। पर 6, 8, 12 में जो शास्त्रों में बताया गया है, पहले तो विदेश जाना भी अच्छा नहीं माना जाता था, तो ये अच्छा नहीं होता। और यहाँ पे ही पार्टनर का 12वां भाव हो जाता है एक्सपेंडिचर का या कुछ लॉस का, तो ये छठे भाव में इतना अच्छा नहीं माना जाएगा नवांश के लग्नेश का जाना। और सर अगर 7th में ही आ जाए अपने से 180? है तो बहुत अच्छा है। एक तो अपने घर को दृष्टि दे रहा है, लग्नेश अपने घर को दृष्टि दे रहा है, तो और 7th हाउस में आ गया तो मतलब 7th हाउस जो है वो उस व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैरिज एंड मैरिज पार्टनर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्सन, तो वो एक अच्छा प्लेसमेंट है लग्नेश का 7th हाउस में। जी सर इसी से अगर 8th हाउस में आता है तो? 8th हाउस में थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन का हाउस है, तो इसमें थोड़ा सेल्फ के लिए कुछ हर्डल्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। और यहाँ पे यही जो पार्टनर के लिए कुटुंब का भाव है, तो कुटुंब में का भी एक रोल आ जाएगा कि पार्टनर के लिए जो है हस्बैंड का रोल उसके कुटुंब में किस तरह का होगा, ये दिखाई देगा। सर 8th हाउस इन लॉज का भी होता है ना, तो इन लॉ कुटुंब हो गया, इन लॉज का भी हो गया। वैसे तो अगर हम देखते हैं तो 7 से जो 4th होगा वो मदर इन लॉ का होगा, 7 which is 10th house, which is the 10th house for the self। जी। और 7 से जो 3rd होगा वो फादर इन लॉ का होगा, which is 9th house। 9th house। तो इस तरह से भी देखा जाता है, वी हैव बीन डूइंग इट और हमको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं इसमें।
तो सर फिर 8th हाउस कैसे स्टोरी बताता है इन लॉज की? देखिए, इन लॉज की जो स्टोरी बताता है, अगर वहाँ पे ये बताया गया है, उसे स्त्री जातक एक पुस्तक है, उसमें लिखा है कि मंगल्य स्थान है। मंगल्य मीन्स द लॉन्जिविटी ऑफ मैरिड लाइफ। ओके, तो लॉन्जेविटी। हाँ, उसमें ये माना जाता है कि आपका अगर मंगल वहाँ पे बैठा है तो दैट कुड मीन लॉस ऑफ स्पाउस, क्योंकि अचानक कुछ देता है। तो इसमें हम मंगल को एक, ठीक है, मंगल इज आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट आई वुड से डिफिकल्ट प्लैनेट और डिवास्टेटिंग प्लैनेट फॉर मैरिज। बट और भी अगर ग्रह जैसे राहु केतु शनि भी बैठ गए या सन भी बैठ गया तो कुछ ना कुछ वहां पे प्रॉब्लम दे सकते हैं। दिस इज विद रिगार्ड टू द मेलेफिक नेचर ऑफ द प्लैनेट। अब उसका लॉर्डशिप क्या है, अपने ही घर में बैठा है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। सर इसी से जब वो 9th हाउस में जाएगा हाँ। तो क्या होगा? 9th हाउस में हो गया 3rd, तो वो वैसे गुरु का घर है और फादर का घर है, तो एक अच्छा घर है, भाग्यस्थान है, तो वो अच्छा ही उसमें रिजल्ट आएगा। और पार्टनर के लिए 3rd हाउस है। ये भी कह सकते हैं ब्रदर सिस्टर्स से कुछ स्पाउस का संबंध हो, स्पाउस के, यानी कि पहले से जानते हो या फ्रेंड्स हो या इस तरह से भी मैरिज, जब हम कहते हैं कि मैरिज कहाँ सेटल होगी, कैसे होगी, तो 9th लॉर्ड का जो रोल आ जाता है 9th हाउस का, तो हम बोलेंगे कोई आपके कोबॉर्न का फ्रेंड्स हो सकते हैं या कुछ हो सकते हैं, इस चीजें भी आ जाती हैं। ओके सर, इसी से जब वो 10th हाउस में चला जाता है, 10th हाउस में आ गया 4th हाउस ऑफ द मदर होम, घर के पास रहने वाला भी हो सकता है, स्पाउस के नेबर भी हो सकता है। और 10th हाउस में अच्छा है, लग्नेश का 10th हाउस में अच्छा माना गया है। सर मतलब क्या ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है अगर नवांशा में? करियर के लिए, कर्मों के लिए, दोनों के लिए अच्छे कर्म होंगे। जहाँ पे लग्नेश जाएगा वो अच्छा ही करेगा। ओके सर, इसी से अगर वो इच्छाओं के भाव यानी 11th में जाता है, हाँ, तो राइज इन लाइफ बताया गया है, इच्छाएं भी होंगी, डिजायर्स का भी घर होगा, पर अच्छा पॉजिटिव चीजें हैं, उपलब्धियां होंगी, राइज इन लाइफ होगी। और इसमें यह भी है कि अब जैसे स्पाउस के लिए क्या है, उसकी स्पाउस के ब्रदर या सिस्टर के का भी स्पाउस 11th हाउस से देखा जाता है। जैसे हम कहते हैं मेनका गांधी की कुंडली है, उसमें 11th जो 5th हाउस में राहु है और 11th हाउस में केतु हैं। तो दैट इज वाई जो मेनका गांधी के, संजय गांधी के ब्रदर की वाइफ है, वो सोनिया गांधी इज अ फॉरेनर। केतु वहां पे आ गया। तो इस तरह से अबाउट दी कोबॉर्न स्पाउस ऑफ द स्पाउस के कोबॉर्न्स का कि मैरिड पार्टनर भी 11th हाउस से देखा जाता है। सर इसी से अगर वो 12th में चला जाता है तो कैसे? 12th में जो हो गया स्पाउस के लिए 6th हो गया और सेल्फ के लिए 12th हो गया। पर आजकल 12th हाउस जो है वो पॉजिटिविटी का भी घर है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज जाने का सारा है। एवरीबडी हैज इंक्लिनेशन एंड एम्बिशन टू गो अब्रॉड एंड सेटल। तो बहुत अक्सर देखा गया है जहाँ 12th हाउस की दशा आती है, अ पर्सन गोज अब्रॉड, जहाँ पे पहले हम उसको एसोसिएट करते थे कि लॉस होगा या ये सारी चीज़ें होंगी, वो भी होता है ज़रूर कुछ कुंडलियों में, जहाँ पे जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे 5th और 7th हाउस स्ट्रांग ना हो या खराब दशा चल रही है, तो वहाँ पे कुछ अड़चन आती है। नहीं तो इट इज़ हाउस ऑफ फॉरेन कंट्रीज, बट लॉसेस भी हो सकते हैं। सर इसी से मैं 2-3 सिनेरियोज ये भी डिस्कस करूंगी। जब नवांश का लग्न लॉर्ड या तो एग्जॉल्टेड हो या डेबिलिटेटेड हो या कंबस्ट हो, इन तीनों केसेस में वो कैसे रिजल्ट देगा? नो मैटर वो कौन से हाउस में बैठा है, तो वो कैसे रिजल्ट देगा? फर्स्ट केस की एग्जॉल्टेड है, एग्जॉल्टेड है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा सेल्फ के बारे में भी, यानी कि नवांश का अगर है तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, लग्नेश, आपकी मैरिज अच्छी रहेगी, आपको हैप्पीनेस मिलेगी, हेल्थ, हैप्पीनेस, सारी चीजें मिलेंगी।
तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है कि आपको वो और पावरफुल कर रहा है अगर आपके नवमांश का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड एग्जॉल्टेड बैठा है नवमांश में। क्योंकि आपको देखना है, 3 चीजों को देखना होता है। जी। सी आई वांट टू असेस आपका हेल्थ एंड हैप्पीनेस, तो मैं 3 चीजों को देखता हूँ, उस पर एक कंक्लूजन ड्रॉ करता हूँ। आपका बर्थ हॉरोस्कोप का लगन, लग्नेश, आपके बर्थ हॉरोस्कोप का मून और आपके नवांश का लगन। जस्ट 3 थिंग्स। ओके, नवमांश का लग्न भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्जैक्टली, वो तो लगन होता है, रिफाइंड वर्जन होता है लगन का। हम जैसे बताया मैंने 3.5 पॉइंट्स अगर हम बर्थ चार्ट को देते हैं, वहाँ के ग्रहों को देते हैं, तो 3 नंबर हम नवांश को देते हैं, और बिना नवांश के हम कोई कुंडली देखते नहीं है। तो नवांश इज सो इम्पोर्टेंट एंड द लग्नेश ऑफ नवांश इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो मतलब ये आपको बहुत ही पावरफुल पोजीशन में रखेगा अगर आपके नवमांश का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर एग्जॉल्टेड होकर बैठा है, चाहे वो क्रूर ग्रह भी हो। हाँ, उसमें देखिए और फैक्टर्स भी आ जाते हैं। मान लीजिए लगन ही बहुत पीड़ित हो, मंगल शनि बैठे हों, 6th 8th लॉर्ड बैठे हुए हैं, तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, वो और डिपेंडेंट है। बट अगर हम सिंगली लेते हैं कि नवांश के जो लग्नेश अगर एग्जॉल्टेड है, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सर इसी से अगर वो डेबिलिटेटेड हो, हाँ, तो खराब रिजल्ट देगा। पर इसमें और चीज़ें भी आ जाती हैं कि अधिकतर जो डेबिलिटेटेड प्लैनेट होता है नीच भंग हो जाता है, पहले खराब रिजल्ट देता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, बाद में अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, राजयोग भी दे सकता है। तो वो सारे के सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। बट एक चीज़ है कि वीकनेस तो कहीं ना कहीं आती है, चाहे हेल्थ में आती है, हैप्पीनेस में आती है, पहले फेज ऑफ लाइफ में आती है, पर ये जो डेबिलिटेशन के रिजल्ट्स है ये कहीं ना कहीं आ जाते हैं। और सर अगर यही लग्न लॉर्ड ऑफ नवमांश अगर कंबस्ट हो जाए, कंबस्ट में भी वीकनेस आ जाती है। अब कंबस्ट का मतलब सन के सप्रेशन में एक योग होता है कि अगर सन से जितनी दूर प्लैनेट हो ना, उतना वो फ्रीडम एंजॉय करता है। बिल्कुल सर। भाई आपके कोई बॉस के सप्रेशन में हो, पेरेंट्स के सप्रेशन में हो, तो ये सारी चीजें कंबस्ट प्लैनेट में आ जाती हैं। तो एक वीकनेस होती है जरूर जी, जो कंबस्ट प्लैनेट में आ जाती है। अगर कंबस्ट प्लैनेट आपका D1 में ही देखते हैं, नवांश में भी साथ में है, तो मतलब बहुत क्लोज कंजंक्शन है। हम कहते हैं अगर 3 डिग्री के भीतर ही हो, मतलब सन और जो प्लैनेट कंबस्ट हो रहा है, सन की डिग्री और जो प्लैनेट हु इज गेटिंग कंबस्ट, तो ज़्यादा वो बुरा असर देता है। पर ऐसा नहीं है, अगर सन के साथ मान लीजिए जुपिटर है, वो साथ में ही बैठा हुआ है और 3-4 डिग्री से ज़्यादा है, तो हम उसको राज लक्षण योग भी कहते हैं। हम बोलते हैं कि राजयोग भी बना रहा है, एक फेम का भी योग भी बना रहा है, सन और जुपिटर। सन और जुपिटर। पर जुपिटर का अगर 3 डिग्री के भीतर हो तो हमको कंबशन मानना चाहिए, एफ्लिक्शन मानना चाहिए। कंबशन तो होता ही है जो, पर कंबशन का ऐसा कोई आपको जो है डिग्रीज, आपके प्रश्न मार्ग जो एक प्रश्न की किताब है उसके अलावा और कहीं दिए नहीं है। हर एक जगह ये लिखा है अगर अस्त हो, अस्त मतलब कंबस्ट हो शास्त्रों में, पर ये कहीं नहीं लिखा है कि क्या कितनी डिग्री होनी चाहिए। तो हम मानते हैं कि अगर 3 डिग्री के भीतर हो तो एफ्लिक्शन और बैड रिजल्ट्स मानने चाहिए। अगर 3 डिग्री के बियॉन्ड हो तो हमको बैड रिजल्ट्स प्रोनाउंस नहीं करने चाहिए। हमको ये कहना चाहिए कि ये थोड़ा कंट्रोल में है, सप्रेशन में है, पर ये राजयोग भी दे रहा है या ये और कोई अच्छी चीज़ भी दे रहा है। तो उसको सीधा सीधा डिस्कार्ड करना कि ये बहुत ख़राब प्लैनेट हो गया, वो ठीक नहीं है। हालांकि जो अवस्थाज हैं वहाँ पे कंबशन को बहुत ख़राब अवस्था में डाला हुआ है, प्लैनेटरी वॉर, कंबशन, एफ्लिक्टेड बाय मेलेफिक्स। तो यहाँ पे हम जो एक्सरसाइज करते हैं, एक रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करते हैं कि सिंपली उसको कंबस्ट प्लैनेट को हम बिल्कुल ख़राब प्लैनेट नहीं मानते। सर ऑल्दो दारकारक जैमिनी का कॉन्सेप्ट है, पर सिंस हम नवांशा की बात कर रहे हैं, नवांशा में दारकारक कहाँ होना चाहिए जो कि एक बहुत अच्छी मैरिड लाइफ को दिखाता है, वहाँ पे क्या रोल है नवांशा में दारकारक का? देखिए, नवांश में सबसे पहले देखा गया है, एक रूल है, पैरामीटर मैं कहूँगा कि अगर ज्ञाति कारक और दारा कारक एक साथ है, ज्ञाति कारक और दारा कारक, तो मैरिज खराब रहती है। ओके, इट्स अ थंब रूल अगेन। ओके, मतलब ये इतने क्लोज होंगे कि आपके D1 और D9 में एक साथ ही आ गए, बैठ जाएंगे। ओके, तो मतलब वो एक झलक आप कुंडली को देखेंगे तो एक पैरामीटर मिल जाएगा कि यहाँ पे अच्छा है कि बुरा है।
तो दारा कारक का प्लेसमेंट अच्छा, और कौन सा प्लैनेट दारा कारक है? मान लीजिए आपका जुपिटर दारा कारक है तो अच्छा है, मरकरी दारा कारक है तो वो आपको स्पाउस को भी डिनोट करेगा। अच्छा, वो आपके स्पाउस कैसा होगा, कैसा उसके होगा traits वो क्या होगा, होंगे, वो दिखाएगा। और ज्ञाति कारक साथ में या मेलेफिक साथ में या राहु केतु साथ में, तो एक आपको पिक्चर दे देगा आपके स्पाउस की। सर, अगर क्रूर ग्रह दारा कारक हैं, जैसे शनि हो गया, मंगल हो गया, सूर्य हो गया, तो ये क्या रोल प्ले करेंगे? देखिए, हर एक की क्वालिटी अच्छी होती है। अब जैसे सन की क्वालिटी जो है डिसिप्लिनेरियन भी है, एथिकल भी है, तो ये सारी क्वालिटीज भी आ जाएंगी। शनि का होगा थोड़ा बहुत वैराग्य, लोनर, तो इस तरह की है। मार्स जो है किसी को, आपको आजकल जो विमेन आ रही हैं या मेन आ रहे हैं, आईएएस ऑफिसर, जिस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, और इस तरह का भी स्पाउस मिल सकता है, पुलिस ऑफिसर मिल सकता है, आर्मी मैन मिल सकता है, तो ये पॉजिटिव क्वालिटीज भी आ जाती हैं। शनि में पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं। तो एक दारा कारक क्या है, तो उससे एक स्पाउस की क्वालिटी और मैरिज की क्वालिटी का एक अंदाजा लग जाता है। सर, नवांश में जेमिनी के कौन से राजयोग बनते हैं और वो कैसे चेक होंगे? देखिए, जेमिनी के राजयोग जो होते हैं वो होते हैं आत्मकारक, अमात्य कारक, आत्मकारक पुत्र कारक, आत्मकारक पंचमेश, आत्मकारक दारा कारक। और यही चीज नवांश में भी देखी जाती है, क्योंकि कारक जो बनते हैं वो तो लगन कुंडली में बनते हैं। अगर ये योग नवांश में ही रिपीट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ओके। तो हर एक जो कंजंक्शंस हैं, जो भी प्लानिटरी, कौन से कारक इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे जो है वो अच्छे माने जाते हैं। अगर मान लीजिए यही दारा कारक आपका राहु केतु के साथ है, तो हम एकदम बोलेंगे आपके जो विवाह होगा अनकन्वेंशनल होगा, अनऑर्थोडॉक्स होगा, हो सकता है, अपनी कम्युनिटी में नहीं हो सकता है, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ग्रहों से हम एक निकाल के भविष्यवाणी करते हैं। अगर सेम चीज़ रिपीट कर रही है नवांश में भी, तो एक राजयोग है तो मतलब बहुत अच्छा है, अरिष्ट योग है तो खराब है। तो जैसे जी के ज्ञाति कारक और जहाँ पे भी आ जाता है वहाँ पे कुछ समस्याएं देता है, और जहाँ पे अमात्य कारक आता है, जैसे मान लीजिए अब आपका अमात्य कारक दारा कारक के साथ है जी, चाहे दृष्टि दे रहा है, इट इज एस्पेक्टिंग इन दी नवांशा और इन दी बर्थ चार्ट, तो हम बोलेंगे आपका स्पाउस जो है वो बहुत हाई पोजीशन में जाएगा अगर अमात्य कारक और दर कारक साथ में है। exactly. ओके। राजयोग बन रहा है। और अमात्य कारक का क्या मतलब है? अमात्य कारक मतलब मंत्री, सलाहकार, हाई पोजीशन, स्टेटस, हाई स्टेटस, तो वो दारा कारक में आ जाएगा। सर, आपने मुझे एक बात कही थी कि नवांश में सूर्य और चंद्रमा कौन सी राशि में गए हैं लग्न से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका महत्व मैं जानना चाहूंगी। देखिए, सूर्य जो होता है आत्मा का कारक है। आपके जो पहला भाव है उसका कारक है, मतलब आप अगर हेल्थ को देखना है तो सूर्य से देखते हैं, वेलबींग को देखना है, स्पिरिचुअलिटी को देखना है, तो नवांश में अगर अच्छी पोजीशन है तो बहुत ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी। और चंद्रमा मन का कारक है, तो इन लगन को, चंद्रमा को और सूर्य को, सन को हम नोडल पॉइंट्स कहते हैं। अब जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में आप सन से पूरा हॉरोस्कोप देखते हैं, सन साइंस जो होते हैं, मंगल कहाँ है, शनि कहाँ है, सन से। इसी तरह से जो माइंड है वो है आपका मून, तो माइंड को भी देखते हैं मून से। तो ये दोनों अच्छी पोजीशन में हो नवांश में, तो जो ओवरऑल जो पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी और लाइफ ऑफ द पर्सन विल बी गुड। सर, 7th लॉर्ड लग्न कुंडली का नवांशा में जहां भी जा रहा है वो आपके मैरिज को कैसे बताता है? देखिए, सबसे पहले जो 7th लॉर्ड होता है या कोई भी लॉर्ड हो, 10th लॉर्ड हो करियर के लिए, 7th लॉर्ड हो मैरिज के लिए, तो उसकी पोजीशन नवांश में अच्छी होनी चाहिए फॉर अ गुड मैरिज। बट इसमें और भी फैक्टर्स देखते हैं, जैसे 5th एंड 7th आपका स्ट्रांग है, 5th एंड लगन में, तो इतना मैटर नहीं करता। पर उसको अगर बैलेंस आउट करना पड़ता है कि अगर नवांश में वीक हो गया तो क्या है कि आपका 50-50 हो गया, कहीं अच्छा कहीं खराब। पर दोनों नवांश में और लगन कुंडली में स्ट्रांग है तो आप कह सकते हैं बहुत अच्छी मैरिज रहेगी।
हैप्पी मैरिज रहेगी। ओके सर, मैं 2 सिनेरियोज की बात करती हूँ। मान लीजिए 7th लॉर्ड आपके लग्न चार्ट का D9 में 5th हाउस में चला गया, तो ये क्या डिनोट करेगा? 5th हाउस आपका माइंड का घर है, मेंटल इंक्लिनेशन का। जहाँ पे भी 7th लॉर्ड लगन का 5th में जाता है, या 5th लॉर्ड 7th में जाता है, या नवांश में भी 5th लॉर्ड 7th में आता है, या 7th लॉर्ड 5th में जाता है, तो हम कहते हैं कि ये आपका जो है माइंड, मेंटल इंक्लिनेशन जो है वो विवाह या मैरिज के आसपास घूमता रहता है। मतलब यू आर वेरी इंक्लाइंड, यू आर वेरी मच इनटू मैरिज। दूसरी तरफ लव मैरिज की भी बात करते हैं, मेंटल इंक्लिनेशन 7th लॉर्ड ऑफ मैरिज गोइंग। पर इसको कहीं साउथ इंडिया में खासकर इसको कलात्र दोष, बहुत खराब दोष माना जाता है। क्यों सर? क्योंकि ये कहते हैं कि अगर कोई पाप ग्रह हो और वो 5th में चला जाए, वो 5th में जाना है, तो आपको द मैरिज कैन हॉन्ट यू, बहुत बुरी तरह से पीड़ित है। आप हमेशा सोचेंगे पाप, खराब ही सोचेंगे। तो लव मैरिज जो होती है वो अगर आपके शुभ ग्रह हैं तभी अच्छी होगी। सही बात है, सारी लव मैरिजेस। दूसरी चीज वो मानते हैं कि जो 5th और 9th हाउस होते हैं, 9th का भी कहा है, 7th एंड 9th, कि वो जो धर्म के स्थान होते हैं आपके, 9 धर्म का होता है। तो 7th जो काम भाव है उसको धर्म से नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। मेक सेंस। और ये भी एक बात है कि आपके पिछले जन्म के कुछ जो कर्मों का फल आपको भोगना है, जो आपका 5th लॉर्ड, जो आपके पूर्व जन्म के कर्म है, संचित कर्मों का संबंध आ गया, या आपके प्रारब्ध का संबंध आ गया 7 से। बिल्कुल सर। सर, अगर यही 7th लॉर्ड लग्न चार्ट का नवमांश के 7th हाउस में ही चला जाए तो क्या होगा? तो इसमें कोई ऐसा बुरा नहीं है, अच्छा है। ये भी लव मैरिज के साइंस दिखाएगा। एफ्लिक्टेड नहीं है, पर 7th हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैरिज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये भी देखा गया है कि अगर 7th हाउस को, नवांश को या लगन कुंडली में उसी का स्वामी देखता है, तो मैरिज इज बाउंड टू हैपन। मतलब उसको स्ट्रेंथ मिल गई ना, उसको 7th हाउस को। अगर उसी का ही लॉर्ड उसे देख रहा है तो उसे स्ट्रेंथ दे रहा है जी। तो ये कुछ ये सेम रूल अप्लाई करते हैं। और सर 9th में जाता है तो आपने बताया कि वो प्रारब्ध को डिनोट करेगा, संचित कर्म, इसका भी संबंध आता है और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहले ये ठीक नहीं, बट मेरे हिसाब से अगर मैलेफिक्स इन्वॉल्व हैं तब खराब है, वैसे खराब नहीं। सर, एक और हाउस की मैं बात करना चाहूंगी। जब 7th लॉर्ड लग्न का नवमांश के 1st हाउस में चला जाए तो क्या होगा? वो अगेन वही चीज है कि मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1st हाउस टू अ पर्सन। अब जो भी चीज लगन में जाएगी वो एरिया जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब हम बोलते हैं कोई आदमी जो है वो अपने काम में ही लगा जाता है, मैरिज को नहीं देखता है, तो 10th लॉर्ड जो होता है कर्म योगी बोल देते हैं। तो कौन से जो भाव को इंपॉर्टेंस मिल रही है उस तरह से उसकी जो है कर्म या उसके एक्शंस या उसकी थिंकिंग उस पे आधारित होगी। सो सर, इट्स फेयर टू से कि जब 7th लॉर्ड लग्न चार्ट का त्रिकोण हाउसेस और केंद्र में जा रहा है तो वो बेनिफिक है ही। हाँ, वो तो देखिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो घर का स्वामी केंद्र त्रिकोण में जाएगा वो अच्छा है, बली हो जाएगा जी। और 7th इज ऑल्सो अ केंद्र। बिल्कुल सर। और अगर लगन लॉर्ड आ रहा है 7th में तो उसको एस्पेक्ट भी कर रहा है, ये भी देखना चाहिए। अगर शुभ ग्रह है तो शुभ ग्रह भी देख रहे हैं तो अच्छा है। सर, यहीं से मैं लकी स्पाउस की बात करना चाहूंगी। लक एक्टिवेशन नवमांश कैसे दिखाता है? जैसे हम देखते हैं ना, कुछ लोगों की शादी के बाद उनका भाग्य ही बदल जाता है कि वो पार्टनर आपकी लाइफ में आया और आपकी लाइफ में बहुत प्रोस्पेरिटी आ गई। तो ये क्या नवमांश कैसे कंफर्म करता है? देखिए, लक के भाव 9th और 11th होते हैं। जो 11th भाव होता है वो 9th जो होता है वो 9th फ्रॉम 9th जो होता है 5th होता है। 11th फ्रॉम 11th जो होता है 9 होता है। तो 9 और 11 का जो कहाँ पे कनेक्शन आ जाता है वहाँ पे लक फैक्टर आ जाता है। सो 1, 5, 9 भी अच्छा होगा, 11 और 9 भी अच्छा होगा। अगर पार्टनर का जो 7th हाउस इन भावों में आ जाता है तो कहीं कहीं बहुत प्रॉस्पेरिटी देता है। पर अगेन डिपेंड करता है, अगर एफ्लिक्टेड हो जाता है
तो वहाँ पे फिर वो प्रॉब्लम्स देता है। जैसे 7th लॉर्ड इन 11th कहा गया है, मतलब आपको गेन मिलेगा स्पाउस से। आजकल एलिमनी हो गया है, वो भी गई नहीं है। कुछ कुंडलियां आती हैं कि किसी ने इतने डिवोर्स के इतने घर बना लिए, तो उसका भी 7th में 11th में कनेक्शन आ जाता है स्पाउस से अगेंस्ट। यस। पर 9th में जाना अच्छा माना जाता है, धर्म का भी भाव है, तो वो भी कर्म में भी सहयोग होगा। तो इस तरह की चीज़ें, इससे भावों को एनालाइज करके देखना है। और जहाँ पे मेलेफिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा है वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, डिवोर्स या ये। जहाँ पे बेनिफिक इन्फ्लुएंस है वहाँ पे अच्छा ही होता है, राइज इन लाइफ है ना। सर इसी से अगर मैं बात करूं कि एक बहुत वेल्दी स्पाउस अगर नवांशा दिखा रहा है तो उसके क्या कॉम्बिनेशंस होंगे? उसमें जरूर होगा कि जो 7th हाउस है वो उसमें 11th लॉर्ड हो या 9th लॉर्ड हो या बेनिफिक्स हो, तो वो एक अच्छा स्पाउस दिखाता है, लगन कुंडली में भी नवांश में भी। तो वेल्थ, जो धन के योग होते हैं, धन के योग दूसरे भाव से बनते हैं। 5, 9 ये लक्ष्मी स्थान होते हैं और 11वें भाव से बनते हैं। तो 1, 5, 9 और 2, तो जहाँ पे भी इनका कनेक्शन होता है और नवांश में होता है सप्तम भाव का, तो और इनके स्वामियों के साथ, तो बहुत अच्छा धन योग हो जाता है। अब जैसे मैंने देखा है कि जिसका दशमेश 11वें में हो तो कर्म से बहुत बड़ा आदमी बनता है। जिसका जो 11th लॉर्ड 4th में हो तो बड़ा किंगडम खड़ा कर देता है, और लगन लॉर्ड से एसोसिएटेड हो। तो इसी तरह से 7th लॉर्ड का जो है 9, 11, 2 इनमें जाना जो है, अब जैसे हम कहते हैं कि मेनका गांधी की कुंडली, हालांकि उनके में बहुत दोष थे, पर उनका सन और जुपिटर जो है वो 2nd हाउस में था, और जो उनकी दशा में कुटुंब स्थान बहुत बली था, और जुपिटर जो सन थे अपने घर में थे, लियो असेंडेंट, लियो में कैंसर असेंडेंट, और बृहस्पति 9th लॉर्ड। सो शी एज अ कॉमनर शी गॉट मैरिड इनटू अ प्राइम मिनिस्टर्स फैमिली। तो इस तरह की चीजें अक्सर देखी गई हैं कि जहाँ पे बहुत अच्छी कुटुंब स्थान को भी पहले देखा जाता था, अब कुटुंब स्थान का इतना रोल नहीं है, पर धन प्राप्ति होगी क्या होगा, तो उसमें 11, 2, 1, 5, 9 इन सबका रोल आता है। और जहाँ पे इनका संबंध लगन कुंडली और नवांश में हो जाता है तो वहाँ पे इस तरह की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जी सर, मैं कुछ कॉम्बिनेशंस और कुछ कंजंक्शंस की बात करूँगी कि अगर ये कंजंक्शन नवमांश में बन रहे हैं तो क्या ये एक्सट्रीम वेल्थ दिखाएंगे। सबसे पहले वीनस और मरकरी का कंजंक्शन, अगर ये दोनों कंजंक्ट हो रहे हैं किसी भी हाउस में, तो क्या ये वेल्थ को या एक्टिवेशन? देखिए, इसमें एक स्टेप और बढ़ के लॉर्डशिप भी देख लें। हाँ, अगर लगन लॉर्ड हैं और वीनस जैसे मिथुन लगन के लिए 5th लॉर्ड है, हाँ, तो जरूर मिलेगा वीनस मर्करी कंजंक्शन, या मार्स और मर्करी, वीनस मर्करी कंजंक्शन, कहाँ लॉर्डशिप भी आ जाए तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब जैसे तुला लगन के लिए फॉर लिब्रा लगन जो मर्करी हैं वो आपके 9th लॉर्ड भी हैं, लगन लॉर्ड भी हैं, वीनस लगन लॉर्ड है। हाँ, वीनस तो इनका कहीं पे भी आ जाए, 11वें भाव में आ जाए तो बहुत अच्छा राजयोग है, चाहे नवांश में या नवांश कुंडली से भी देख सकते हैं, लगन कुंडली से भी देख सकते हैं। सर राहु और केतु का क्या रोल है नवमांश में, और सैटर्न का भी, क्योंकि इन्हें थोड़ा स्कैरी प्लैनेट माना गया है, तो इनकी क्या अच्छी पोजीशंस होंगी नवमांश में जो कि अच्छी लाइफ या अच्छी मैरिज दिखाएंगी? देखिए, मैंने ये देखा है कि अगर सैटर्न एग्जॉल्टेड है नवमांश में, या फिर लग्नेश होके भी एग्जॉल्टेड है लगन कुंडली में, तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी देता है एग्जॉल्टेड सैटर्न। हाँ, तो उसकी क्या पोजीशन है, अपने घर का सैटर्न हो, एग्जॉल्टेड हो, तो देन इट विल गिव अ डिफरेंट रिजल्ट। और राहु के बारे में भी यही कहा गया है कि राहु अगर समझिए वीनस के साथ है तो ये सारे के सारे पर्सनालिटी को भी बढ़ाता है और सबको बढ़ाता है, पर कहीं ना कहीं वो एक कन्वेंशनैलिटी या अनऑर्थोडॉक्सी
या फॉरेन एलिमेंट आ जाता है उसमें। सर केतु का क्या रोल है? क्या केतु भी एक्सट्रीम वेल्थ दे केतु सकता का है? भी प्राइमरीली रोल यही है, प्राइमरी रोल कि जो उसका स्वामी होगा, जहाँ पे प्लेस्ड होगा, जिन ग्रहों के साथ कंजंक्ट होगा, उसके रिजल्ट देता है। वैसे केतु जो है कब मोक्ष कारक बनता है, कब आपको एक लैंग्वेज में कुछ अच्छा देता है, या कब इंटेलिजेंस देता है। जैसे सन मरकरी केतु आ जाए तो ऐसे लोग जो हैं बहुत शार्प इंटेलिजेंस होती है उनकी। केतु आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा बनाता है, कंप्यूटर साइंस में बनाता है। राहु आपको स्पेस में अच्छा देता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। मैरिज में जो है इनका रोल इतना अच्छा नहीं देखा गया है, बिकॉज दे एक्ट एज कैटलिस्ट, अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स। तो कहीं पे ये पॉजिटिव चीज़ें नहीं आती है। मैरिज में पॉजिटिव चीज़ें आती हैं जुपिटर से, वीनस से, और जो पाप ग्रह है, और ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे वो प्लेस्ड है, उसी से ही हम एक पॉजिटिव चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपको शनि राहु केतु से डरना चाहिए। हाँ, कि हमेशा आपको नेगेटिव रिजल्ट्स हाँ। देंगे। तो सर इस मास्टर क्लास में एनीथिंग दैट यू थिंक आई मिस्ड और हमें और ऐड करना चाहिए, या कोई ऐसा सीक्रेट जो हमने मिस कर दिया हो अबाउट नवांशा? देखिए बहुत से सीक्रेट्स हैं, हाँ। और इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में आते हैं। अब जैसे एक चीज़ है जो आप लगा सकते हैं कि आपके सप्तम भाव में जब जुपिटर की गोचर होता है, जैसे अभी कर्क राशि में जुपिटर का गोचर हो रहा है, तो क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। और जुपिटर आपके लगन में या सप्तम को एस्पेक्ट करता है, या विवाह सैम को करता है, तो उसमें काफ़ी कुछ हम निकालते हैं। और जहाँ पे शनि और बृहस्पति का गोचर, दोहरा गोचर हम जो कहते हैं, वो एक साथ भी किसी राशि में हो रहा हो, तो उस राशि या उस हाउस से रिलेटेड परिवर्तन जरूर आते हैं। पॉजिटिव साइड मोस्टली चेंजेस वगैरह, विवाह होना या इस तरह की चीज़ें जरूर आती हैं। सर इस डिस्कशन को ख़त्म करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछना चाहूँगी। सिंस हम टाइमिंग ऑफ मैरिज की बात कर चुके हैं, राहु की दशा में क्या विवाह करना चाहिए? क्योंकि राहु को ब्याहु भी कहते हैं, लेकिन राहु को कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से जोड़ा गया है। तो क्या राहु की दशा में विवाह होना चाहिए? इफ़ नॉट राहु तो कौन सी दशा बहुत फेवरेबल है? देखिए राहु की दशा के बाद बृहस्पति की दशा आती है, हाँ। विच इज़ गुड। हाँ। तो एक तरह से अगर थोड़ा बहुत उथल पुथल राहु की दशा में हो जाए, या बट क्योंकि आपको ड्राइव करता है राहु मैरिज के लिए, आपको इंड्यूस करता है मैरिज के लिए। जो डिजायर्स के प्लैनेट हैं वो मून है सबसे पहले, वीनस है, राहु है, और बृहस्पति जो है जुपिटर, वो एक तरह से आपको सैक्रेमेंटल मैरिज देता है। मतलब अल्टीमेटली व्हेन जुपिटर कम्स थिंग्स वुड सेटल। तो राहु की दशा से इतना घबराइए नहीं, मैरिज हो रही है तो कर ले। ये नहीं है कि आपको ऊंचाई पे ले जाके फिर गिरा देगा जो, या इल्यूजन देगा। दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द टेंडेंसीज, क्वालिटीज ऑफ राहु। पर यह है जरूर, क्योंकि आपको ड्राइव कर रहा है, फिर वो आपका इतना जबरदस्त आप ड्रिवन होंगे कि नहीं, ये भी डिपेंड करता है बृहस्पति कहाँ पे है। तो घबराना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो मतलब इट्स एडवाइजेबल, अगर राहु अच्छा है तो राहु की शादियां टिकती हैं। ऐसा नहीं है कि राहु में शादी नहीं करें, तो ये क्योंकि दशा बदलती रहती है। ये देखिए, अब शादी के लिए तो ये है कि आपको मुहूर्त निकालना पड़ता है, क्या दशा चल रही है। मैंने अक्सर देखा है एक खराब गोचर आ रहा है, राहु का भी इंक्लूडेड होता है, शनि का भी इंक्लूडेड होता है, तो मैरिज टूट जाती है। तो जब भी किसी को एडवाइस करते हैं या दशा खराब आ रही है कि अभी 2-3 साल रुक जाइए, पर आजकल क्या हो रहा है, जो लोग आते हैं वो 32-33 की साल की उम्र में आते हैं, किसी तरह से उनको पसंद आया पार्टनर, या कोई मैरिज सेटल होने जा रही है, उनको आप बोल दीजिए 3 साल रुक जाइए, तो गलत होगा। हमारे भी कर्म नष्ट होंगे कि किसी की शादी रोक दी। तो इसी प्रकार जो है कि वो कुंडली मिलान में भी यही देखते हैं कि आपका कुंडली नहीं भी मिल रही है, एज हो गई है, ये भी लोग कहते हैं कि मंगल दोष का असर
28 में समाप्त हो जाता है, हाँ। जो कि मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा, पर नहीं होता है। नहीं होता है, क्योंकि जब दशा आती है वो उस समय होता था जब चाइल्ड मैरिजेस हो जाती थी. द मैरिज वॉज एग्जॉस्टेड एट द एज ऑफ 28. इफ यू आर मैरिड एट 15 तो आपने कितने निकाल दिए, 13 साल मैरिज के निकाल दिए. तो मैरिज का इतना कोई जबरदस्त, फिर तो 1+ की तैयारी होती थी, वो सारे उस समय जो कॉन्सेप्ट थे. आजकल तो पीपल गेट मैरिड 2 or 3 times, ओल्ड एज, डिवोर्स एंड गेट मैरिड. तो जब मंगल की दशा आती है एंड मंगल इज बैडली प्लेस्ड तो वो अपना असर जरूर दिखाता है. जुपिटर की दशा हमेशा फेवरेबल होती है मैरिज के लिए, सेक्रेमेंटल मैरिज के लिए, रीति रिवाज के साथ. मून की दशा वो भी ड्राइविंग फोर्स होता है, जैसे राहु होता है. आपको किस तरह से आप चाहते हैं मेरी मैरिज हो जाए, वीनस भी वही करता है. तो जो प्लैनेट जिसकी लॉर्डशिप अच्छी है, 7th लॉर्डशिप है, 9th लॉर्डशिप है, 11th लॉर्डशिप है, तो उसमें मैरिज अच्छी चलती है. और बट यही है कि संकट तो कभी भी आ सकता है. संकट ये तो नहीं कभी सोचे आ- कि आपके बृहस्पति में मैरिज हो गई, कि कभी आगे नहीं आएगा. होगा ही नहीं, बिल्कुल वो सर, संकट हम definitely। देख लेते हैं, क्या गोचर आ रहा है, क्या दशा आ रही है, उस जी। पर पता. तो सर, आज हमने बहुत से रूल्स डिस्कस किए, सीक्रेट कोड्स डिस्कस किए नवांशा के. थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन. और जो भी क्वेरीज हैं व्यूअर्स की, वो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर. प्लेजर. सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपने अपने नवमांश को कैसे डिकोड किया? आपके नवमांश में क्या स्टोरी आपको दिख रही है? कौन से राजयोग दिख रहे हैं? कौन से रूल्स अप्लाई हो रहे हैं जो आज हमने डिस्कस किए? आपके क्या क्वेश्चंस हैं अपने चार्ट को लेकर, अपनी मैरिज को लेकर? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल और यूजफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी. दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा. आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट. नमस्ते.